राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रहे हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा 1990 के दशक में सबसे ज्यादा गरमाया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना जरूरी है और उसके आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करके उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्ष 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के लिए जातिगत जनगणना एक प्राथमिकता थी। देवेगौड़ा सरकार इस बात पर मान गई थी कि वर्ष 2001 की जनगणना में जातियों की गणना भी की जाएगी। हालांकि यह योजना कामयाब नहीं रही क्योंकि सरकार बदल गई थी। 1998 में एनडीए सत्ता में आ गई थी और इसके बाद वर्ष 2004 में यूपीए की मनमोहन सरकार सत्ता में आई, लेकिन जातिगत जनगणना का मुद्दा दब गया। वर्ष 2011 की जनगणना में भी जाति आधारित जनगणना किए जाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई थी। हालांकि सामाजिक और आर्थिक हालातों का आधार बनाते हुए 2011 की जनगणना में जातियों को शामिल किया गया था, लेकिन इसको अधूरा माना गया। इस जनगणना में जातियों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इससे पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्षधर कभी नहीं रहे। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जातिगत जनगणना की वजह से राजनीतिक खतरा पैदा हो सकता है। इससे जातियों के बीच प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ेगी। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी शामिल है। जातिगत जनगणना से जातियों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। विशेष जाति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से अन्य जातियों में नाराजगी पैदा हो सकती है। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा इससे खतरे में पड़ सकता है। हिंदू समुदाय में आपस में मतभेद होंगे तो राजनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने की मांग उठ सकती है, जिससे सवर्ण वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस इसके पक्ष में अब नजर आ रही है। यह आज के राजनीतिक हालात भी हो सकते हैं, जिसके तहत वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में दिख रही है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवानी है। आज सरकार ने जब ये मजबूत आज इच्छा शक्ति दिखाई तभी तो ये करा पाई। इसके पहले ये लोग सरकार में थे, क्यों नहीं करा पाए? जब नहीं कर पाए तो ये सब चीज़ें घुमा रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो निश्चित तौर से इस सरकार ने जो किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जब रायशुमारी होती ही है, ये पता किया जाता है कि मुसलमान कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, तो ये मालूम क्यों ना किया जाए कि ओबीसी कितना है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कितना है। 27.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो देश के अंदर पता चलना चाहिए किस बिरादरी की कितनी तादाद है, और ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, न सिर्फ ये कि किसी एक प्रांत के अंदर हो। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये सभी लोग जाति आधारित जनगणना के पक्षधर हैं। सभी ने एक सुर में ये बात मानी है कि जाति आधारित जनगणना के बाद जितनी आबादी उतना हक के एजेंडे पर वो आगे बढ़ेंगे। यानी जिस जाति के लोगों की आबादी जितनी होगी, उनको उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व, सरकारी लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जाति आधारित बहुसंख्यकों को राज्य में ज्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा। क्या यह बात सही है? जातिगत जनगणना हमारे देश में आजादी से पहले की जाती थी, तब जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। लेकिन आजादी के बाद यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। वर्ष 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की गिनती भी हुई थी। वर्ष 1931 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वर्ष 1941 में हुई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने जातिगत जनगणना ना कराने का फैसला लिया। वो इसे विभाजनकारी मानते थे। आजादी के बाद वर्ष 1991 में जनगणना हुई। इसमें केवल एससी एसटी जातियों की गिनती की गई। ये गिनती इसलिए हुई क्योंकि आरक्षण दिए जाने की संवैधानिक बाध्यता थी। 80 के दशक में जातियों के आधार पर कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी।
इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का अभियान चलाया। बीएसपी नेता काशीराम ने जातियों की संख्या के आधार पर यूपी में आरक्षण की मांग सबसे पहले की थी। वर्ष 1979 में इसी मुद्दे को लेकर मंडल कमीशन बनाया गया था। इन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिए जाने के मामले में ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। वर्ष 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया, जिसके बाद सामान्य श्रेणी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। वर्ष 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने मनमोहन सिंह पर जातिगत जनगणना का दबाव बनाया। वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ। वर्ष 2013 में यह जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। देश में आर्थिक रूप से पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही जाती रही है। कोई भी नेता इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गरीब किसी भी जाति का हो, उसे वंचित माना जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐतिहासिक तौर पर लगभग हर राजनीतिक पार्टी टिकटों के बंटवारे को लेकर वोटर्स की गिनती तक को जातियों और धर्मों में बांटकर रणनीति तैयार करती है। आप सोच रहे होंगे कि जाति का इस्तेमाल राजनीति में कैसे होता है। दरअसल हमारे देश में विशेष जातियों के प्रतिनिधित्व की बातें करने वाले दल भी मौजूद हैं। इनकी पूरी राजनीति ही किसी विशेष जाति के वोट बैंक पर टिकी होती है। किसी चुनाव क्षेत्र में टिकट किस उम्मीदवार को देना चाहिए, ये उसकी जाति और चुनाव क्षेत्र के जातीय समीकरण पर निर्भर करता है। जातिगत आरक्षण की मांग का मकसद भी विभिन्न जातियों का वोट हासिल करना ही है। मंत्रिमंडल में पद दिए जाने का गणित भी जाति समीकरण के हिसाब से बैठाया जाता है। जैसे कितने ब्राह्मण मंत्री होंगे, कितने पिछड़े वर्ग से होंगे। प्रतिनिधित्व के नाम पर इसमें भी जातीय गणित बिठाई जाती है। देश में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन से लेकर नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार में मंच से जाति का उद्घोष आपने कई बार सुना होगा। उसका सीधा मकसद विशेष जाति के लोगों का वोट पाना ही होता है। जी न्यूज़।